नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह कई विभागों में जाकर के स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। हालांकि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर वो खुद झाड़ू लगाती हुई नजर आई, जहां उन्होंने सांकेतिक तौर पर कहा कि हमें अपने घर के आसपास स्वच्छ रखना है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से अपील की है कि आप लोग अपने आसपास, अपनी कॉलोनी, अपनी गली, अपने मोहल्ले को साफ और स्वच्छ करें और स्वच्छता के इस अभियान में भागीदार बने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है, जब से उन्होंने दिल्ली कमान संभाली है, उन्होंने स्वच्छता को लेकर के ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली साफ़ स्वच्छ होगी तो हम दिल्ली को और आकर्षित और खूबसूरत और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 महीने का स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसमें दिल्ली के तमाम विधायक, पार्षद और दिल्ली के तमाम जनता और बीजेपी नेताओं से आह्वान किया गया है कि आप अपने इलाके की सफाई करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की है कि दिल्ली के अंदर अगर स्वच्छता अभियान किया जाता है तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, इसलिए आपको स्वच्छता को पुरजोर तरीके से ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाना है। हालांकि वहीं आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर इन दोनों की सरकारें रही हैं। अगर ये लोग चाहते तो दिल्ली आज स्वच्छ होती। सिर्फ कहने मात्र से ही दिल्ली लंदन या पेरिस जैसी नहीं बन जाएगी। उसको बनाने के लिए आपको धरातल पर उतरना होगा। मुख्यमंत्री ने जमकर आज पूर्वोत्तर सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज ऑफिसों का हाल ये है कि ऊपर से छतों का पानी टपक रहा है और जगह जगह गंदगी है, और इसकी वजह पिछली सरकारें रही हैं, लेकिन ये सरकार 5 साल के अंदर दिल्ली को सुपर दिल्ली बनाकर दिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में लगातार साइबर अपराध को कम करने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छोटे लालच में जो है साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन पर कानूनी शिकंजा कसने का जो है दावा लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर अपराधी लोगों को अपनी जाल में फंसाने के जो है काम कम नहीं कर रहे हैं। एक और मामला फरीदाबाद के NIT साइबर थाना में सामने आया, जहां पर IP कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक इन्वेस्ट करने की कंपनी पर जो है क्लिक किया और उसके बाद उस एप्लीकेशन में अपना नंबर रजिस्टर कराया और धीरे धीरे करके करीब 23,85,000 के करीब एक जो अमाउंट था वो धीरे धीरे कर इन्वेस्ट करने का काम किया। हालांकि लंबा समय गुजर जाने के बाद जब उसने उन पैसों को विड्रॉल करने चाहा तो कंपनी की ओर से कोई रिस्पॉन्स होता हुआ नज़र नहीं आया और पैसे एक भी जो है वापस नहीं निकल पाए। ऐसे में अब इस मामले को भनकते हुए जो पीड़ित थे उन्होंने इस मामले की शिकायत NIT साइबर क्राइम में की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 युवक गुड़गांव के बताए जा रहे हैं और एक युवक रोहिणी का बताया जा रहा है, जो कि इन मामलों से जुड़े हुए थे। हालांकि 2 युवक जो गुड़गांव से बताए गए हैं, वो जो खाता होता था जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होते थे उनको मुहैया कराते थे और उसके एवज़ में कमीशन लेकर पैसों को वापस जो है OTP निकालने के जो आरोपी होते थे उनको पैसे वापस दे दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की ओर से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है, लेकिन बार बार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, समझा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर क्राइम जैसे मामले थमने का नाम ले रहे हैं। ऐसे में लालच के चक्कर में फंस रहे लोग लगातार साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। पुलिस लाख दावे कर ले, चाहे जागरूक अभियान चलाए, लेकिन अभी भी लोगों में नामसमझी और अनदेखी या कहें कि ज़्यादा लालच कमाने के चक्कर में इस तरह से ठगी का शिकार हो रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के मनसा देवी में हुई हादसे में घायल एक और महिला ने आज ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। मंजू देवी नाम की 55 वर्षीय ये महिला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली थी। मंजू देवी की मृत्यु के साथ ही
इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 9 हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल थे। इस हादसे ने न केवल प्रशासन बल्कि सरकार के भी पसीने ला दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया। स्वयं वो वहाँ पे पहुँचे भी थे, घायलों से भी मिले थे और उसके तत्काल बाद उन्होंने इस पे हो रही सियासत पर ब्रेक लगाते हुए प्रदेश के सभी मंदिरों में क्राउड कंट्रोल के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी कर दिया है, जो बहुत जल्दी एक रिपोर्ट देगी जिसमें ये बताया जाएगा कि इस तरह की दुर्घटनाओं को किस तरह से रोके। न केवल मनसा देवी, चंडी देवी, चार धाम मंदिरों के, बल्कि देवभूमि में स्थित तमाम ऐसे मंदिर जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। मुख्यमंत्री के इस कदम से इस पे हो रही सियासत पे ब्रेक लग गए हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पे काफ़ी आक्रामक थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस पे गंभीरता दिखाई, स्वयं घटनास्थल पे पहुँचे, घायलों से मिले, आर्थिक सहायता देने में तत्काल तीव्रता दिखाई, उससे जो लोग इस पे सियासत कर रहे थे उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। लेकिन इस दुर्घटना ने सरकार के सामने एक बड़ी चिंता भी खड़ी की और एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि जिस तरह से उत्तराखंड में जगह जगह सैकड़ों, हजारों और कभी कभी कुंभ जैसे आयोजन में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, या अभी हाल में बीते कावड़ मेले की बात करें जिसमें 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की एक छोटी सी जगह में, तो ऐसे जगहों पे ऐसे हादसों से बचने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और जो कमेटी बनाई है उनको सख्त निर्देश है कि जल्दी से जल्दी स्टडी करके इसकी रिपोर्ट सबमिट करें और उस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों के हाथ से सियासत का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो सरकार एक बड़ा कदम भी उठाएगी, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड में इस तरह की दुर्घटनाओं पे कड़ाई से ब्रेक लगाया जा सकेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। कांग्रेस अपने प्रारूप को बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ख़ासतौर पे तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी बड़े नेताओं को बनाया गया है। वो प्रवास करते हैं, वहाँ वार्तालाप करते हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है काम करते हैं, कार्यकर्ताओं से काम लेने का प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात है कांग्रेस पार्टी प्रारूप को कितना बदल पाती है। 2027 का चुनाव 2 साल के बाद है और कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व तलाश रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 1989 के बाद कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ पाई। निरंतर उनके विधायक जो जीतते थे उनकी संख्या कम होती गई है। क्या कांग्रेस जो है अजय राय के नेतृत्व में अब की बार कोई अपनी संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ा पाएगी विधानसभा में या नहीं, तो देखने वाली बात है। फिलहाल उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, मगर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर अपना बड़प्पन दिखाने का प्रयास करती है उत्तर प्रदेश में, और वही दिखाती है कि बगैर समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का गठबंधन अधूरा है। अगर समाजवादी पार्टी साथ कांग्रेस का नहीं देगी तो उस तरह से सीटें कांग्रेस को नहीं मिल पाएगी। मगर फिलहाल वर्तमान में 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और एक आराधना मिश्रा जो विधायिका हैं रामपुर प्रतापगढ़ से, वो निरंतर प्रमोद तिवारी जीतते चले आए हैं। आराधना मिश्रा पिछले 3 बार से वो विधायिका वहाँ से बनती चली आ रही। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी नए चेहरे, लीडरशिप को क्यों नहीं डेवलप कर पा रही है, क्यों नया नेता नहीं बना पा रही है। अगर क्षेत्र में नया नेता स्तर पे नए नेता नहीं बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी उस तरह से अच्छा काम विधानसभा में नहीं कर पाएगी और सीटों की बढ़ोतरी का जो सपना गांधी परिवार देख रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी मुझे लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रजा लखनऊ, JK न्यूज़। राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस में कहीं ना कहीं परिवर्तन किए गए हैं और जिस तरह से 2 प्रभारी इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर किया गया है, तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही के चलते ये कार्रवाई लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने उठाई है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम ऐसे प्रभारी निरीक्षक यानी कोतवाल हो सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर का को भाजन बनना पड़े। जिस तरह से तमाम
आम जनमानस की तमाम समस्याओं को अनदेखी करते के चलते 2 इंस्पेक्टरों यानी प्रभारी निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया है। तो एक तरह से लखनऊ पुलिस कमिश्नर के तरफ से साफ संदेश है कि जो भी लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर हैं या पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं, अगर ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही अधिकारियों के संज्ञान में आएगी तो उस पर लिपापोती नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में बीते कुछ महीनों में अगर गौर करें तो जिस तरह से आपराधिक घटनाओं ने यहाँ पर हुई हैं, उससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं पुलिस के लोगों से यानी प्रभारी इंस्पेक्टरों और चौकी इंचार्ज से जरूर लापरवाही हुई है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सेंगन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो ये भी देखने को मिला है कि जिनकी लापरवाही रही है उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई के जद में लाया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की कार्रवाई से कितना कुछ आने वाले समय में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के अंदर सुधार होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के लगातार सौंदर्यीकरण की, क्योंकि राजधानी देहरादून एक स्मार्ट सिटी हो चुकी है और स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण करने के लिए तमाम तरह के उपाय MDDA के द्वारा और अन्य विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं MDDA के द्वारा कहीं ना कहीं जो राजधानी देहरादून का आड़त बाज़ार है उसको भी शिफ्ट करने की जो कवायद है वो अब तेज़ हो चुकी है। यानी कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है आड़त बाज़ार को शिफ्ट करने की वो लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि जल्द ही राजधानी देहरादून का जो कहा जाए कि जो जाम की स्थिति पैदा करता था वो बाज़ार आड़त बाज़ार अब शिफ्ट होगा और कहीं ना कहीं जाम से लोगों को अब निजात मिल पाएगी। क्योंकि जो VC हैं MDDA के बंशीधर तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो आड़त बाज़ार को शिफ्ट करने का कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही आड़त बाज़ार को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और देखिएगा कि शिफ्ट आड़त बाज़ार को शिफ्ट करने के बाद कुछ दुकानदारों को जो है वहाँ पर दुकानें दी जाएंगी और इसके साथ ही कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग की थी तो उनको मुआवजा देने की बात भी बंशीधर तिवारी की तरफ से की गई है। और इतना ही नहीं, देखिएगा कि जो MDDA है वो लगातार राजधानी देहरादून का जो सौंदर्यीकरण है उसको करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। क्योंकि तमाम, यदि मैं बात करूं राजधानी देहरादून के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाहन चलते हैं और भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहां पर दीवारों पर पेंटिंग करने का काम MDDA के द्वारा किया गया था और जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजधानी को संवारने का काम MDDA के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार जो बजट की यदि हम बात करें, क्योंकि सबसे मुख्य बात होती है बजट, तो इस बजट के लिए भी MDDA की तरफ से अलग से बजट जारी किया गया था और तमाम जो दीवारें हैं देहरादून राजधानी की या फिर देहरादून में एंट्री करने वाले जो बॉर्डर है, जो डाट काली मंदिर की सुरंग है, उसके अंदर पेंटिंग की बात करें, तमाम पेंटिंग कहीं ना कहीं MDDA के द्वारा बनाई जा रही हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। देख रहे सिटी रिपोर्टर में हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो बिहार की राजनीतिक में जो है काफी उठापटक जारी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मैं बिहार विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो काफी जो घमासान मचा हुआ है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA गठबंधन हो, किसी दल में जो है सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। लेकिन मैं खास बात करूं इंडिया गठबंधन में, तो जो विकासशील इंसान पार्टी है वो 60 सीटों पर दावा कर रही है, मुकेश सहनी। कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर दावा कर रही है। इसी को लेकर जो है महा हंगामा खड़ा हो गया। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो सब कुछ ठीक रहता है कि नहीं रहता है। वही हाल जो है NDA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी 122 सीटों पर दावा कर रहे हैं। जो चिराग पासवान है वो 50 सीटों पर दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 20 से 25 सीटों पर दावा कर रहे हैं। लेकिन अब तो देखना है कि जो बड़े दल जो है छोटे दल को कैसे संतुष्टि कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसी कड़ी में मैं बात करूं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, तो जो शिवहर से जो विधायक है चेतन आनंद, वह जो अपनी पत्नी के साथ जो कुछ मरीजों को देखने के लिए जो एम्स जाते हैं, पटना एम्स, वहां जाने के बाद में गार्ड से मैं तू हो जाता है। इसी कड़ी में जो है गार्डों द्वारा जो है उनके साथ मारपीट किया जाता है और उनको जो चेतन आनंद है उसको आधी घंटे तक जो बंधक बना लिया जाता है। अब भैया ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। कहावत में है कि एक विधायक हो या मंत्री, लेकिन
अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि कोई भी अफसर जो है जो प्रतिनिधि को बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। यही हाल हो रहा है बिहार में। मैं बात करूं कानून व्यवस्था पर, बार बार जो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं कि जो बिहार है वो नीतीश जी से संभाल नहीं रहे हैं, क्योंकि पटना के जो नर्स थे उनके जो एक बेटी और एक बेटा को अपराधियों द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। कहीं ना कहीं अपराधी बेलगाम हो गए। प्रशासन के नाक के नीचे जो है सारे खेला हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो मुनि बाबा बनकर बैठे हुए हैं। बार बार विपक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभाल रहा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब चुनावी दौर चल रहा है, इसी कड़ी में जो है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी कुदक गए हैं। बिहार में एक तीसरा विकल्प बनकर उभर रहे हैं। अब जनता उनके ऊपर भी एक भरोसा जता रहे हैं कि जो स्वच्छ छवि का हो उम्मीदवार, उस पर जो है जनता का भरोसा कायम हो रहा है प्रशांत किशोर पर। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जो है पहला जो है उद्योग लगना चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होना चाहिए, इन पर ये चर्चा कर रहे हैं। वहां मोदी जी आते हैं, वंदे भारत ट्रेन देते हैं। प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया था कि वंदे भारत से काम नहीं चलेगा, मोदी जी जब बिहार आते हैं तो उद्योग लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो इनका जो मांग सही है कि बिहार के नौजवान जो है मुंबई, कलकत्ता, पंजाब नहीं जाकर वो जो है बिहार में रोजगार करे। अब देखना है कि बिहार में जो है चुनावी समीक्षा चल रहा है। जनता किस पर भरोसा जताएंगे, किस पर नहीं जताएंगे, वो तो बिहार की जनता ही जानेंगे। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की, जहां पर यमुना और बेतवा नदी ने अपना रौद्र रूप अपना लिया है। और वहीं अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर 3 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए 2 मीटर ऊपर बह रही है। आपको बता दें, इन दोनों नदियों के खतरे के निशान के पार करने के साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात साफ देखे जा रहे हैं। और जो निचले इलाके लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव, मजरे या मोहल्ले हैं, जहां से इस लोगों को जिला प्रशासन द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम चल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत केंद्र, पीजी कॉलेज बनाए गए, जहां पर लगभग 1000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को वहां पर सुरक्षित विस्थापित किया गया, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था करी गई है। वहीं ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो में लगभग हजारों की संख्या में जो मकान है उन पर पानी घुस चुका है और वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं खाने पीने को लेकर बात की जाए तो जो वहां पर रह रहे बासिंदे हैं, वहां पर खाने पीने के लोगों के लिए नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद द्वारा वहां के लोगों को ये सुरक्षित खाना मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ से लगभग किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल भी जमींदोज हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक बार फिर बाढ़ के कहर से बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद के किसानों या आम जनमानस को भारी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं बाढ़ से त्रासदी मची हुई है और लोग परेशान साफ देखे जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज की बेहद खास प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 51वें दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में हम आपको बता दें कि काशी में हर्षोल्लास का माहौल है। काशी की जनता यानी काशी की जनता के लिए जब भी देश के प्रधानमंत्री काशी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो काशी की जनता के लिए हर एक बार हर एक नई सौगात लेकर आते हैं। तो अब की बार कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और चांदपुर से भदोही तक का 6 लेन जो सड़क बनाया जाएगा, एक सड़कों का जो मॉडल तैयार किया जाएगा वो त्रिशूल और डमरू के का दृश्य होगा। और ऐसे में जो बनारस की जो आकृति है, कलाकृति है, तमाम चीज़ों से उसको दर्शाया जाएगा ताकि दुनिया भर के लोगों को, आने वाले लोग जो देखें उस दृश्य को और अपने देश जब जाएं तो वो ताकि अपने बनारस का जो है कि दृश्य साझा कर सके। तो ऐसे में हम साफ तौर से बता दें कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर दुर्गा कुंड है और कई तालाब हैं, कई मंदिरों का भी शिलान्यास करेंगे और उसका जो है कि एक अलग मॉडल देंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और काशी को क्योटो की तर्ज पे सजाने की बात हमेशा करते थे, तो इस वक्त काशी को क्योटो की तर्ज पर ले जाने के लिए विकास कार्य काफ़ी जोरों से चल रहा है। तो ऐसे में हम आपको साफ तौर से
बता दें कि जो अब की बार 51वें दौरा है और ऐसे में प्रशासन चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है और एक दिन पहले से ही हर जगह जो है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक जायसवाल के साथ प्रहलाद गुप्ता, जगह 24x7 न्यूज के लिए वाराणसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जिस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफ़र अली की जमानत जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद और उनकी रिहाई रुकने के बाद जिस तरह से उनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनमें जिस तरह से मायूसी छाई, कहीं ना कहीं अब वो मायूसी खुशी में तब्दील हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं, आज सुबह जो शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट हैं जफ़र अली, वो रिहाई के बाद संभल पहुंच गए हैं। संभल में आतिशबाजी, फूल माला और ज़ोर शोर के साथ जफ़र अली का उनके सहयोगी और कार्यकर्ताओं ने ज़ोरदार स्वागत किया। आपको बताएं, जिस तरह से 24 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट से जफ़र अली की संभल हिंसा में जिस तरह से संभल हिंसा हुई, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया और 23 मार्च 2025 को उन्हें जेल भेजा गया और जेल के बाद लगभग 4 महीने के बाद जफ़र अली अब रिहाई के बाद जनपद संभल अपने घर पहुंचे हैं और घर पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जिस तरह से आपको बता दें, संभल हिंसा हुई और संभल हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। संभल की तस्वीरें जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली थी, वो तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश, भारत में नहीं बल्कि दुनिया ने देखी। जिस तरह से वहाँ पूरी तरह पुलिस प्रशासन का जमावड़ा रहा और हालात बेकाबू हुए, नेट तक बंद हुआ, उसमें बताएं हिंसा भड़काने में जो जफ़र अली हैं वो मुख्य आरोपी बनाए गए थे। और चार्जशीट में सपा सांसद जिया और रहमान बर्क का भी नाम था, जिसमें कहा गया कि जफ़र अली को सांसद ने कहा कि लोगों को इकट्ठा करिए और कोर्ट द्वारा जो संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामला है उसका सर्वेक्षण ना हो। अब आपको बताएं, पूरी हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरह से जफ़र अली की जमानत हुई और जमानत हालांकि बुधवार को 2 नई धाराओं में जमानत खारिज कर दी गई, अपर न्यायालय ने फिर उनकी जमानत मंजूर कर दी और जमानत के बाद रिहाई के बाद जफ़र अली जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जफ़र अली ने कहा है कि यार जनता ने सहयोग दिया तो आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से संभल हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यूपी के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 2 टूक कहा है कि किसी भी उपद्रवी को, पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। मामला अभी जिला न्यायालय में है, जिला न्यायालय में चल रहा है। 90 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब जफ़र अली की जमानत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब ये मामला और सुर्खियों में है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, जेके 24/7 न्यूज, जनपद संभल। रमी गेम बना मंत्री पद छीनने की वजह, महाराष्ट्र में माणिकराव कोकाटे से छीना गया कृषि मंत्रालय, मिली नई जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता माणिकराव कोकाटे से कृषि मंत्रालय छीन लिया गया है। अब उन्हें सौंपा गया है खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। कोकाटे की जगह अब मौजूदा खेल मंत्री दत्तात्रेय भरने को महाराष्ट्र का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। ये अहम फैसला राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग जेएडी की तरफ से जारी अधिसूचना में लिया गया है। मंत्रालयों में हुए इस फेरबदल के बाद माणिकराव कोकाटे को अब खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ साथ अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि बदलाव सीधे तौर पर एक विवाद स्पष्ट वीडियो से जुड़ा है, जिसने कोकाटे की मंत्री पद की कुर्सी हिला दी है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान कोकाटे मोबाइल पर ऑनलाइन रमी गेम खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए। ये वीडियो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार और जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद कोकाटे विपक्ष के निशाने पर आ गए। यही नहीं, कोकाटे इससे पहले भी
तब विवादों में घिरे थे जब उन्होंने एक बयान में किसानों का जो मामला चल रहा था उसकी तुलना भिखारियों से कर दी थी। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी। ये पहला मौका नहीं है जब अजित पवार गुट के किसी मंत्री को विवाद के चलते पद से हटाया गया हो। इसी साल धनंजय मुंडे को भी इस्तीफा देना पड़ा था जब उनके करीबी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया था। सरकार की छवि सुधारने और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में इस फेरबदल को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, Jagger 24/7 न्यूज, अमरावती।